नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 17 अक्टूबर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सबको भी देखेंगे। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर के बारे में। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये कहाँ बन रहा है। देखिए, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में आया है, और ये जो स्मेल्टर है ये बन रहा है गुजरात में। और इसको बनाने के लिए गुजरात ने वेदांता समूह की एक फर्म है जिसको कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, इसके साथ गुजरात ने हाथ मिलाया है। और इसमें जो टोटल खर्च एस्टिमेट किया गया है, टोटल जो इसमें खर्च लग रहा है वो है लगभग 10,000 करोड़ का। और इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा, जैसे कि इसमें 5,000 से भी ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जनरेट होगा। तो वहाँ के लोगों की आमदनी जो है वो बढ़ेगी, इससे वहाँ की जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी, आसपास के लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है लोगों के लिए जिन्हें कि रोज़गार मिलेगा, और गुजरात गवर्नमेंट के लिए। और साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और टारगेट रखा गया है कि इसको मार्च 2022 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो एक अच्छा स्टेप है सरकार की ओर से लिया हुआ। बाकी गुजरात के जो सीएम हैं वे हैं विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आयोजन हुआ था जिसका कि नाम था आलमी तबलीगी इज्तिमा। ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आयोजन था। जबकि वेस्ट बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री ये यहाँ स्थापित किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, गुजरात से रिलेटेड आप लोग और क्या याद रख सकते हैं, तो गुजरात में एक सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखिएगा कि यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर हाइट की मूर्ति स्थापित की गई थी गुजरात के नर्मदा जिले में। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वो कहाँ है, तो वो गुजरात के अहमदाबाद में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और यहाँ पे बात की जा रही है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले एक पर्सनालिटी के बारे में। क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया वे कौन है। तो देखिए, वे हैं भानु अथैया, और ये ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो उन्हें जो है ऑस्कर रिचर्ड एटनबरो की एक फिल्म थी गांधी, जिसमें कि भानु अथैया ने काम किया था, और उसी के लिए उन्हें ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये एक साइंटिस्ट हैं। और अकीतम नंबूदरी, इनका भी कल ही निधन हुआ है, और इनके बारे में याद रखिएगा कि 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये इन्हें ही मिला था, अकीतम नंबूदरी को। तो इन तीनों पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। देखिए, आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं चारों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो विश्व खाद्य दिवस है ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है, तो देखिए, भोजन जो है मनुष्य की एक बुनियादी और मौलिक अधिकार है, इसको आप लोग कह सकते हैं। बाकी ये दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, विश्व खाद्य और कृषि संगठन, जिसका कि हेडक्वार्टर है रोम में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, 11 अक्टूबर इस दिन मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 13 अक्टूबर इस दिन इंटरनेशनल आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। जबकि 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों डेट के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक प्रेसिडेंट के बारे में। क्वेश्चन है, सोरोनबाई जेनेब को इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे।
देखिए अभी ये करंट में ही न्यूज़ में आया है और वे थे राष्ट्रपति किर्गिस्तान के। अच्छा, ये क्यों इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इसके पीछे रीज़न है कि वहाँ बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। 10 दिन से भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहे हैं। बात ये हुई कि 4 अक्टूबर 2020 को किर्गिस्तान में संसदीय चुनाव में उन्हें प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया। मतलब पहले वे इसी पद पर थे, लेकिन फिर से उन्हें चुना गया और उसी के बाद से वहाँ बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा। इसी कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बात करें किर्गिस्तान की तो इसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी ये इस्तेमाल करता है किर्गिस्तानी सोम। बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें, दोनों ही अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में थे। माली, यहाँ के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे, प्रधानमंत्री मोक्टर ओयने, जबकि जापान में नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, वो हैं योशिहिदे सुगा। तो ये तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और यहाँ पे बात की जा रही है ISA के बारे में, जिसको कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन है ISA के अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है। तो देखिए ISA बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ISA इसको बनाने के लिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही पहल की थी और इन्होंने फ्रांस के उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ मिलकर इस बारे में बात की कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि सोलर से रिलेटेड हो, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और सोलर, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, असीमित क्षमता है इसमें एनर्जी को पूरा करने की। तो इसी की इस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए और पूरे वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी के प्रति, इन सबको देखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डिसाइड किया और फिर फ्रांस के जो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके साथ बात की और फिर इसकी स्थापना की घोषणा की गई और इसकी स्थापना की गई 2015 में और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया गुरुग्राम में। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर एनर्जी से संबंधित है। बाकी 2 साल के कार्यकाल के लिए जिन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो भारत को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जबकि फ्रांस को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहले ये दोनों ही थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन फिर से 2 साल के लिए इन दोनों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। बात करते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से आप लोग क्या याद रख सकते हैं, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका की हेडक्वार्टर है, जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा में। और एक है WHO, इसका भी हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। क्वेश्चन है NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर अभी फिर से किन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट पद पर कार्य कर रहे हैं हमारे देश में और अभी NTPC के अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वे हैं गुरदीप सिंह और इस पद पर इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है। और कब तक के लिए किया गया है, तो 31 जुलाई 2025 तक के लिए ये अब इस पद को संभालेंगे। बाकी NTPC इसको आप लोग नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसके नाम से जानते हैं और इसको बनाया गया था 1975 में और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। इन दोनों ऑप्शंस की अगर हम बात करें, प्रमोद चंद्र मोदी इनको CBDT का चेयरमैन बनाया गया था, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और बिंबिसार प्रधान इनको NHRC इनका महासचिव नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों ही अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक अवार्ड के बारे में। क्वेश्चन है किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। तो देखिए ये अवार्ड जीता है बैंक ऑफ घाना ने और ये जो अवार्ड है केंद्रित है बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए और इसलिए ये हर साल ये अवार्ड दिया जाता है और इसी में
बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक पर्सन है, गवर्नर है मार्क कार्नी, इनको सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर अवार्ड में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी बात करें आरबीआई की, तो ये हमारे देश का बैंकों का बैंक है, कहा जाता है इसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसके जो भी वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टनल है जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी टनल कौन सी है जिसका कि अभी निर्माण किया जा रहा है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट टनल हैं, तीनों ही भारत में है, और ये जो एशिया की सबसे लंबी टनल जो बन रही है वो है जोजिला टनल, और ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और ये टनल जो है श्रीनगर घाटी और लेह के बीच, इन दोनों के बीच ये इस टनल को बनाया जा रहा है, और अब जो है सभी मौसम में ये एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी, श्रीनगर घाटी और लेह। पहले जब ख़राब मौसम रहता था तो यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है कट जाती थी बहुत दिनों तक, तो जोजिला टनल जो है इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर कट जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में चीन या पाकिस्तान उसमें क्लेम कर सकते हैं कि हमारा पार्ट है, तो इस तरह से वहाँ पे सैनिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से भी बोलिए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इससे और भी एक फ़ायदा है कि इससे जम्मू कश्मीर में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जो हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बात करें इन दोनों टनल की, अटल टनल, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि मनाली को लेह से जोड़ती है, और इसकी जो टोटल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। जबकि पीर पंजाल टनल, ये है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे सुरंग, ये याद रखिएगा कि ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 11.21 किलोमीटर। तो ये तीनों ही टनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एक प्रेसिडेंट के बारे में। क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में अभी किन्हें नियुक्त किया गया। देखिए अभी हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है, और वे हैं इमोमाली रहमोन। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि पहले ये ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ही थे, और फिर से इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है, और खास बात, इन्होंने लगभग 90% मतों पर जीत हासिल की है। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, मोहम्मद हुसैन रोबल, इनको भी हाल ही में सोमालिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं। तो इन तीनों पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं तीनों ही करंट में किसी न किसी कारण से न्यूज़ में थे, और अभी जो स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है यूनेस्को का, वे हैं विशाल वी शर्मा। तो इनको ही अभी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया गया है, और पहले जो इस स्थान पे थे वे थे जावेद अशरफ, और अब आप लोग देखोगे विशाल वी शर्मा, इनको यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि का पद दे दिया गया है, और विदेश मंत्रालय ने इनकी नियुक्ति की मुहर भी लगा दी है। अच्छा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वे कौन हैं, तो वे हैं एस जयशंकर। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, सीमांचला दास, इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक में सलाहकार नियुक्त किया गया है, जबकि श्रीकांत दातार, इनको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन नियुक्त किया गया है। अच्छा, देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर वर्क करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो हेड है आंद्रे अजले, और इसकी स्थापना की गई थी 1945 को। तो ये इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक खेल नीति के बारे में। किस राज्य ने खेल नीति को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी ये खेल नीति जो है इसको मंजूरी दी है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो इस खेल नीति में क्या बताया गया है, क्या जिक्र किया गया है।
तो देखिए उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है इसने राज्य के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस खेल नीति को मंजूरी दी है। और इस नीति के तहत जो बातें सामने आई हैं निकल कर, इसमें कहा गया है कि जो राज्य के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता होंगे उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट 2 करोड़ की राशि देगी, जबकि जो स्वर्ण रजत पदक विजेता होंगे उनको 1.5 करोड़ और जो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता होंगे उनको दी जाएगी 1 करोड़ की राशि। तो इस खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा, इससे खेल को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग खेल में भी इंटरेस्ट लेंगे। जो हमारे देश के बच्चे हैं, उत्तराखंड राज्य के जो बच्चे हैं, तो इस तरह की खेल नीति तो सभी स्टेट में होनी चाहिए। बाकी बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, दिल्ली यहाँ पे अभी हाल ही में एक वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी इसको मंजूरी दी गई, और हरियाणा यहाँ एक मोबाइल वैन टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई थी। तो ये सब भी बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक पुरस्कार के बारे में। क्वेश्चन है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं इन सभी को हाल ही में कोई ना कोई अवार्ड मिला है, और ये जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये मिला है शाई एवरा को। अच्छा, ये किस लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार जो है, जो लोग 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति होते हैं और जो गणित में उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र से संबंधित है ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र से संबंधित है। बात करें इन दोनों ऑप्शंस की, हरीश कोटेचा इनको सैंड्रा नीस अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया, जबकि इकबाल सिंह को कोविड क्रूसेडर अवार्ड दिया गया। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।